Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Here we are going to start a new topic, that is pulmonary embolism. So this word pulmonary means lungs and embolism is derived from a Greek word that is embolus. Embolus means होता है obstruction या blockage. तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या मिलके बनेगा? पल्मोनरी मीन्स लंग, एम्बोलिज्म मीन्स ब्लॉकेज. तो लंग्स में ब्लॉकेज हो रहा है. सो लंग्स में कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, दिस ऑल आर वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट स्लाइड. सो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. सो एज ऑलवेज वी विल लिटिल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी. सो लंग्स में यहाँ पे बना देती हूँ. सो लंग्स हमें पता है कि दो सॉफ्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं एंड इनके पास होती है एक ट्रैकिया जो कि विंड पाइप होती है, और वो ट्रैकिया बाद में आके दो ब्रॉड पाइप्स में डिवाइड हो जाती है जिनको हम ब्रोंकाइज बोलते हैं. ठीक है, ब्रोंकाइज फर्दर जाके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो इन ब्रोंक्यूल्स का साइज छोटा होता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड पाइप से मिलके बनी हुई है. ये ब्रॉड पाइप से निकली है बहुत सारी पाइप्स या बहुत सारी ब्रांचेस जैसे कि ट्रीज की होती हैं. ठीक है, बट इनका साइज कैसा है, इनका वॉल्यूम कैसा है, छोटा है, पतला है. ठीक है, एंड इनसे अटैच होती है हमारी एल्वोलाइज जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ्यूजन, जो भी आपको कहना है कह सकते हो, उसमें हेल्प करती हैं. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है एंड ब्लॉकेज हो किस वाले पोर्शन में रहा है. ओके, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंग्स में कोई एम्बोलस हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, तो कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है. ठीक है, जो आर्टरीज लंग्स के अंदर हैं उनको हम पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं. मैं आगे आपको इसकी एनाटॉमी शो कर दूंगी. अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है, कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक, तो थ्रोम्बस कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, फैट का थ्रोम्बस हो सकता है, एयर फिल हो सकती है, या कह सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं. ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ब्लॉकेज कर रहे हैं. ओके, सो ये जो एम्बोलस है, ये जो ब्लॉकेज है, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ भी हो सकता है. ये क्लॉट, ब्लड क्लॉट हो सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो गया हो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो गया हो. ये स्मॉल भी हो सकता है, इसका साइज थोड़ा मीडियम भी हो सकता है, इसका साइज लार्ज भी हो सकता है. लेकिन आप इतना समझिए कि साइज चाहे छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम हो, इट विल डायरेक्टली लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ अवर पल्मोनरी आर्टरीज. मैंने आपको शो नहीं किया पर आप ये देख लीजिए, सर्कुलेशन के थ्रू क्या हो रहा है. यहाँ पे सर्कुलेशन के थ्रू कुछ आया, दिस इज एम्बोलस. ठीक है, ये एम्बोलस आया यहां से और ये कार्डियक के थ्रू फिल्टर हुआ. आई मीन टू से ये कार्डियक के थ्रू गया. तो हम सब जानते हैं कि जब कार्डियक में कार्डियक जब फिल्टर करता है तो वो कैसे फिल्टर करता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स में भेज देता है, सेंड कर देता है, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस से कार्डियक में भेजते हैं, हार्ट में भेजते हैं. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे क्लियरली अच्छे से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुआ, ये हार्ट से होता हुआ कहाँ गया? लंग्स के अंदर. और लंग्स में ब्लॉकेज कहाँ पे हुआ? ब्रोंकाइज में, ब्रोंक्यूल्स में. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रोंक्यूल्स क्या है? ब्रोंकाइज की ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस हैं. अब वहां का स्पेस बहुत छोटा है, इसी वजह से वो वहां भी फंस सकता है या कई जगह पे ये फंस सकता है. मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है कि एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है. कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में. या तो ये ब्रांच में स्टे कर जाएगा, फंस जाएगा. ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है ये, क्योंकि ये जो जा रहा है ये ब्लॉकेज मे बी ब्लड क्लॉट हो सकता है, मे बी फैट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का कुछ पार्टिकल हो सकता है. तो ये कहीं से भी अराइज हो सकता है, इसकी कोई कंपलसरी लोकेशन
नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया है कि राइट साइड से तो निकल जाता है, बट ये बाद में राइट साइड से निकलने के बाद ही ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है हार्ट से बाहर निकल के। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कोई भी कार्डियक डिजीज। तो कार्डियक डिजीज में मे बी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कार्डियक फेलियर हम ले लेते हैं। तो कार्डियक डिजीज तो किसी वजह से हुई होगी, मे बी कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाला पोर्शन देखिए, ये फैट है, या आप इसको कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, जिसने क्या किया है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर दिया है। ओके, बहुत ज्यादा ओबिसिटी की वजह से या बहुत ज्यादा ऑयल इनटेक की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया या फैट लेवल इंक्रीज हो गया, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि वो वेसल्स में जाके स्टोर हो गया, और स्टोर होने की वजह से क्या हुआ, उसने ब्लॉकेज कर दिया और कार्डियक डिजीज हो गई। ठीक है, किसी भी तरह का कैंसर, तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि ट्यूमर सेल्स की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है। मान लीजिए इसके अंदर ट्यूमर हो गया, मान लीजिए ये कोई वेसल है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर यहाँ पे ट्यूमर हो गया, तो अब ये ट्यूमर अगर अपना साइज इंक्रीज करेगा तो एक टाइम पे क्या होगा कि ये पूरा ब्लॉकेज कर देगा। ओके, देन नेक्स्ट है ओबेसिटी। सो ओबेसिटी में हम डायरेक्टली लेते हैं कि जो भी ओबेस पर्सन होते हैं उनका फैट इंक्रीज रहता है हमेशा, ठीक है, विच कैन बी गोज टू दी ब्लड स्ट्रीम। यहाँ देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकता है, किसी भी फॉर्म में जा सकता है, डायरेक्ट स्टोरेज हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल के फॉर्म में जा सकता है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। देन एक्यूट पैराप्लेजिया। सो पैराप्लेजिया मीन्स होता है पैरालाइसिस इनटू दी लेग्स। ठीक है, तो एक्यूट आप सोच रहे होंगे अब पैरालाइसिस से यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है और क्यों, तो ये अगर पैरालाइसिस किसी को भी हुआ है, किसी भी पर्सन को पैरालाइज्ड हो गया है वो पर्सन, तो ही विल नेवर गोइंग टू वॉक इतना एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक उसको पैरालिसिस है, हो सकता है वो ठीक भी हो जाए बाद में चल के। ठीक है, तो जब तक वो पैरालाइज्ड है तो ही कांट बी वॉक, ही और शी कांट बी वॉक। हम सब जानते हैं कि वो अपने पैरों से चल नहीं पाएगा। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ब्लड सर्कुलेशन में कह सकते हैं इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। आपने सुना तो होगा ही कि जितना हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहता है बॉडी का, इसीलिए एक्सरसाइज इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ, कि जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है, हमें हमारी ओबेसिटी नहीं हो पाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हर जगह हर ऑर्गन में अच्छे से जाता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छे से होगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो पैरालाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड क्लॉट होने के चांसेस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सीडेंट या ऑपरेटिव ट्रॉमा। कुछ भी एक्सीडेंट भी होगा तो हम बेड रिडन हो सकते हैं, ऑपरेशन होगा तो भी हम बेड रिडन हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि सिंपली हमारा जो मूवमेंट है, हमारी जो डेली एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई या वो बिल्कुल ही फेल हो गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रायर हिस्ट्री ऑफ दी वेनस थ्रोम्बस। ठीक है, तो कोई भी प्रायर हिस्ट्री किसकी हो, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कोई भी प्रायर हिस्ट्री, VTE मींस वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। हो सकता है कि जो प्रीवियस कॉज था वो ही हमारा रिपीट हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है कि हम सेम कंडीशन से गुजर रहे हैं और हमें सेम थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड परप्यूरियम पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परप्यूरियम पीरियड मैं आपको बताती हूँ, प्रेगनेंसी के बाद वाला 6 मंथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी एंड प्रीप्यूरियम पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि प्रीप्यूरियम पीरियड क्या है। 6 वीक तक का आफ्टर प्रेगनेंसी जो 6 वीक होते हैं उसको हम प्रीप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद
जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद से 6 वीक तक हम प्यूरियम पीरियड मानते हैं। ओके, अब मैं आपको लिंक बताती हूँ कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और प्रेगनेंसी और प्यूरियम पीरियड का लिंक क्या है एग्जैक्टली। तो प्रेगनेंसी में हम सब जानते हैं कि वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बेबी आ जाता है अंदर, जो यूट्रस जिसके अंदर बेबी आता है उसका भी साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है, प्लस जितने भी ब्लड वेसल्स वाइड हो जाते हैं अच्छी ब्लड सप्लाई के लिए, एंड जो फ्लूइड हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीजों की वजह से मदर का वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल वेट गेन होता है 11 kg इन अ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस 11 kg एक्स्ट्रा वेट की वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट की, जो वॉकिंग और जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो हमारी थोड़ी डिप्रेस हो जाती हैं। हम उतना ज्यादा प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं जितना हम नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल पीरियड्स में कर लेते हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। प्लस प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, राइट। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला प्यूरियम पीरियड। ये तो मैंने प्रेगनेंसी का आपको बता दिया। तो प्यूरियम पीरियड में क्या हो रहा है कि सेम इसमें भी क्या होता है कि सडन मदर का वेट डिक्रीज तो नहीं हो जाता है बेबी के निकलने के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद फिर भी उनका वेट ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी और प्लस मदर को प्रॉब्लम भी होती है ज्यादा मूव करने में, क्योंकि उनको कह सकते हैं, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि लोकिया आता रहता है। लोकिया मीन्स होता है पीरियड्स आते रहते हैं मदर को। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, मदर के नॉर्मल एक्टिविटीज को डिले कर देती हैं। डिले करने की वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड, कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। सिंपल सी चीजें हम सब जानते हैं, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो, बेबी के निकलने से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए। तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंक्रीज हो गए एंड उनका इफेक्ट बाद में भी रह गया, जिसकी वजह से क्लॉट बन गया। ओके, देन नेक्स्ट है यूज ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम क्यों लेते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लेते हैं जिससे कि कोई प्रेग्नेंट ना हो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं। उसमें हम मेनली ईस्ट्रोजन लेते हैं। सो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि कह सकते हैं प्रेगनेंसी को कह सकते हैं कि प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो कैसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, एक्चुअली वो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स अंदर होते हैं उनको क्या करता है, ट्रिगर कर देता है और वो थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। तो हाई होने की वजह से चांसेस होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में लेने के टाइम पे कि क्लॉट हो जाए। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ये एक डिजीज कंडीशन है। मैं ये रब कर देती हूँ पहले। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये एक बॉवल डिजीज है। अब आप इस इमेज को देखिए, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपको रेडनेस दिख रहा है ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का पूरा पूरा एक व्यू है कि यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रखा हुआ है। तो जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि पस फॉर्मेशन हो जाएगा। पस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अगर वो ठीक नहीं हो पाया तो। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई की में प्रॉब्लम होगी। क्यों ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन और पस फॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा, और इसके बाहर क्या है, हमारी ब्लड सप्लाई है, और ब्लड सप्लाई के अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, और हमारी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। देन नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांस एज। तो हम सब जानते हैं कि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे हर बॉडी के सिस्टम को रिड्यूस कर सकता है, कर देता है एग्जैक्टली। एंड हमारी जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं, हमारे जितने भी सिस्टम जो मैनेज करके चल रहा होता है वो सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम इजिली कैरी हो सकती है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इंजरी टू दी वेस्कुलर एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या होती है, इनर लेयर होती है किसी भी जगह की, किसी भी ब्लड वेसल की अंदर वाली लेयर को हम एंडोथेलियम लेयर बोलते हैं। अगर वहां पे इंजरी हो गई तो क्या होगा,
तो वहां पे अगर इंजरी हो गई और वो रिकवर नहीं हो पाई तो सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो पस हो जाएगा, और पस अगर ठीक नहीं हुआ तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। देन सेम चीज इसमें भी, ये देखिए इन्फेक्शन हो गया या इंसिशन कट लग गया और वो कट ठीक नहीं हुआ, मे बी पेशेंट डायबिटिक है या मे बी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत लो है किसी भी वजह से, तो वो सारी चीजें क्या करेंगी, इन्फेक्शन को इंक्रीज करने का एक चांस दे देंगी। देन प्रीवियस एम्बोलिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियसली अगर हिस्ट्री है तो हो सकता है वो जो कॉज था वो फिर से रिपीट हो जाए। देन नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो कार्डियक की कोई भी ऐसी डिजीज जिसकी वजह से हमारा ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रहा है, राइट, ठीक। और हमारी जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे टिश्यू की डेथ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि टिश्यूज को जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड होती है, और हमारी ब्लड सप्लाई अगर सही से नहीं हो पाएगी तो हमारी टिश्यू डेथ हो जाएगी। टिश्यू डेथ हो जाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सेम चीज पस होगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, सेम, ये सारे जो कंडीशन है ये सारी चीजें सेम है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी आपको। बस कार्डियोमायोपैथी में आपको बता देती हूँ मीनिंग क्या है। कार्डियोमायोपैथी एक कार्डियक की ही या हार्ट की ही एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। भाई हमारी कार्डियक मसल्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपर सर्कुलेट हो पाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती। मान लीजिए उन मसल्स में कोई डिफेक्ट हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई या रिलैक्स नहीं कर पाई तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाएगी, मूव ही नहीं कर पाएगा ब्लड, ठीक है, जैसा मूव करना चाहिए, जिसकी वजह से सेम चीज होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी एंड टिश्यू डेथ, देन पस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट है सर्जरी। तो सर्जरी में मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बताऊंगी, किसी भी सर्जरी, चाहे वो कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी की वजह से क्या हुआ, लॉन्ग टर्म स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल में पेशेंट को, ठीक है, तो पहले से ही उनको एडमिट हो जाना पड़ता है 1 वीक 2 वीक पहले से, एज पर कंडीशन, जैसी उनकी कंडीशन है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों में चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं कि ब्लड क्लॉट बन जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर फैक्टर्स में। तो हाइपर कोगुलेशन फैक्टर हो सकता है कि हमारी कोगुलेशन फैक्टर किसी भी वजह से इंक्रीज हो गया हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से कोगुलेशन कहीं पर भी हो गया। देन नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताया था कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन्स जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, लाइक दिखा देती हूँ मैं ऐसे बना के आपको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी किडनी हो गई, उस पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ठीक है, तो ये हो गई हमारी किडनी। तो इस किडनी के अंदर अगर इस किडनी को हम कट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास छोटे 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 से नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि मेनली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, किडनी में फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन करते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे नेफ्रॉन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन अपना अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो इसमें हो क्या रहा है, डैमेज हो रहे हैं स्मॉल क्लस्टर्स या स्मॉल ब्लड वेसल्स, किसके, नेफ्रॉन के आसपास जो स्मॉल क्लस्टर्स या ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज होती हैं वो क्या हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं और किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी हार्मोन हो, चाहे वो कोई भी लाइक विटामिन मिनरल्स या कोई भी ऐसी चीज, प्रोटीन्स, इन सारी चीजों का एक्सेस होना ब्लड में अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी किडनी क्या करती है, एक्स्ट्रा चीजों को बाहर निकाल देती है और ऑब्स्ट्रक्शन से बचा देती है, ठीक। वैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकता है इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, वो उसको एक्स्ट्रा क्लॉटिंग फैक्टर्स को नहीं रिड्यूस कर पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, और वो ब्लड में ज्यादा होने की वजह से क्लॉट बन जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है क्योंकि काफी लेंदी थी, तो मैंने शॉर्ट में आप लोग के लिए पैथोफिजियोलॉजी बनाई है। सो हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूंगी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से। सो इटियोलॉजी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड ट्रेवल्स विद द ब्लड सर्कुलेशन,
ठीक है। तो जो क्लॉट बन गया, सिंपल सी चीज है, इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, क्लॉट बना। क्लॉट क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ ट्रेवल कर रहा है। ये देखिए ब्लर है थोड़ा सा, पर फिर भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी चीजें, ठीक है। ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये क्लॉट है जो ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करने के बाद इसने क्या किया, कार्डियक में चला गया। सिंपल सी चीज है, हमारा ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, पंप कौन करता है, हमारा हार्ट, ठीक है। तो ये क्लॉट भी कहाँ चला गया, हार्ट के अंदर चला गया। जब ये हार्ट के अंदर चला गया तो हार्ट सिंपल सी चीज है, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को लेता है, फिर वो इम्प्योर ब्लड को किसके अंदर भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर भेजता है, और लंग्स उसको फिल्टर करते हैं। तो जैसे ही ये इसने क्या किया कि फिल्टर करके लंग्स, फिल्टर करने के लिए लंग्स में भेज दिया, तो क्लॉट भी कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर चला गया। तो जैसे ही वो लंग्स के अंदर गया, मैं आपको यहाँ पे एक इमेज बताती हूँ, दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये लंग्स है, लंग है, ठीक है, और हार्ट के थ्रू मान लीजिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट अटैच होती है हमारे लंग्स से, और ये था एम्बोलिज्म। रेड कलर से मैं दिखाती हूँ या ब्लू कलर से, जो भी मैं दिखा रही हूँ कि एम्बोलिज्म, ये था एम्बोलिज्म। जब हार्ट ने ब्लड को पंप करने के लिए, सॉरी प्योर करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड तो चला जाएगा क्योंकि वो लिक्विड है, लेकिन हमारा एम्बोलिज्म नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसको हमने ब्रोंक्यूल्स बोल रखा हुआ है, और ये किसी न किसी ब्रांच में आगे फंस जाएगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो लार्ज थ्रोम्बस अगर होगा तो वो क्या करेगा, बायफ्रैक्शन में फंस जाएगा। बायफ्रैक्शन होते हैं हमारे वो एरिया जहां पे दो रास्ते बन जाते हैं, दो चीजें डिवाइड हो जाती हैं। तो बायफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एरिया होगा बायफ्रैक्शन। देखिए एक रास्ता ये निकला, एक रास्ता ये निकला, तो अगर बड़ा क्लॉट होगा तो वो यहीं पे फंस जाएगा, और अगर छोटा क्लॉट होगा तो वो इसके अंदर आके यहाँ कहीं पे फंस जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये ब्रांचेस में आके फंस गया, और ब्रांचेस में आके फंसने को हमने क्या बोल दिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करता है हमारी सीवियरिटी पे, और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो ब्लड क्लॉट है वो कितना बड़ा है, ठीक है, छोटा है या बड़ा है, वो उस पे भी डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी होगी। एंजाइटी इसलिए होगी क्योंकि पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो ब्रीथ करे, ठीक है, क्योंकि हमारे लंग्स में कोई चीज जाके फंस गई है, और लंग्स में फंसने की वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई में इंटरप्शन हो रहा है। देन सडन ऑनसेट ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया। सडन उसको डिस्निया फील होने लगेगा, अचानक से उसको क्या होगा, बीच बीच में एपिसोड्स आएंगे डिस्निया फील होने के, क्योंकि देखिए सारी ब्रांचेस तो ब्लॉकेज नहीं हो गई हैं, है ना, कोई एक ब्रांच या दो ब्रांच में ब्लॉकेज हुआ होगा, लेकिन इसी वजह से बीच बीच में उसको क्या फील होगा, डिस्निया होगा। देन इसलिए एंजाइटी भी होगी। देन टैकिपनिया एंड टैकिकार्डिया होगा। सो टैकिपनिया क्या है, जब रेस्पिरेटरी रेट हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, दैट इज मोर देन 20 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल कितना होता है, 12 से 16 बीट्स पर मिनट हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो वो तेज तेज ब्रीथ करने लगेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 20 बीट्स पर मिनट। और टैकिकार्डिया, टैकिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पल्मोनरी आर्टरी से फंस गया है, उसके अंदर हमारे लंग्स के अंदर फंस गया है, तो ब्लड ने जब एक काम दिया था लंग को कि तुम मुझे वापस से ब्लड लाके दो, ठीक है, प्योर करके, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गया, तो सही से ब्लड प्योर भी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, कहीं पे ब्लॉकेज हो गया तो ब्लड नहीं निकल पा रहा है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, तो लंग्स का फंक्शन डिक्रीज हो गया। जब लंग्स का फंक्शन डिक्रीज हुआ तो लंग्स ने जो वापस प्योर करके ब्लड दिया था पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, वो हार्ट में बहुत स्लो जा रहा है। स्लो जाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टैकिपनिया हो रहा है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जा रहा है। हार्ट जैसे कि बिना पानी की मछली फिश तड़पने लगती है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए लाइव रहने के लिए। इसी वजह से हार्ट ने अपने आप को बहुत फास्ट 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 बीट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हमने बोल दिया टैकिकार्डिया। तो टैकिकार्डिया में रेट कितना बढ़ जाता है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ओके। देन कफिंग होगी।
क्योंकि अचानक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी तो पेशेंट को कफिंग होगी। प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा क्योंकि अचानक से जब उसे कफिंग होगी तो वो बहुत फास्ट कफिंग करेगी जिसकी वजह से उसको चेस्ट पेन होने लगेगा। हेमोप्टाइसिस इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श कफिंग की वजह से हेमोप्टाइसिस होने के पूरे चांसेस हैं एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से क्रैकल साउंड भी आने के चांसेस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फीवर। फीवर इसलिए होगा क्योंकि देखिए ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से टिश्यू की डेथ हो जाएगी, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। टिश्यू नेक्रोसिस होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, टिश्यू इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा और फीवर आ जाएगा। ठीक है, देन ये वाला तो भूल गए पॉइंट, हाइपोक्सीमिया। ये देखिए हाइपोक्सीमिया क्यों होगा, ये हाइपोक्सीमिया फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई इनटू द ब्लड, उसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है, जितना जाना चाहिए नॉर्मली उतना नहीं जा पा रहा है, इस वजह से हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। शॉक होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस होती जा रही है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया है, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी ज्यादा रिड्यूस हो गई है जिससे शॉक होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। पेलर हो जाएगा, पेशेंट पेल हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने की वजह से। सीवियर डिस्निया हो जाएगा क्योंकि हम ये सीवियर कंडीशन अब पढ़ रहे हैं, पहले तो स्टार्टिंग ठीक है उसको नहीं हो रहा था, पहले डिस्निया हुआ, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हुआ तो वो डिस्निया किस में कन्वर्ट हो गया, सीवियरिटी में कन्वर्ट हो गया। क्रशिंग चेस्ट पेन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे डिस्निया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका चेस्ट पेन भी इंक्रीज होता जाएगा। पल्स इज रैपिड एंड वीक, सो पल्स रैपिड और वीक दोनों होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों होने के चांसेस हो सकते हैं, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो मे बी पल्स बहुत ज्यादा रैपिड हो जाए। वीक तब होगी जब कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, जब कार्डियक फेल हो जाएगा तो पल्स ऑब्वियसली वीक हो जाएगी, या पल्स बाद में क्या होगा, डेथ हो जाएगी तो पल्स रेट ही नहीं मिलेगी एंड इन्फेक्शन की वजह से पल्स इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारे फीवर में पल्स हमेशा इंक्रीज होती है। साइनोसिस हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लूइश साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर मीडियम साइज का एम्बोलिज्म हुआ, ठीक है, एम्बोलिज्म मीडियम साइज का हुआ तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी, चेस्ट पेन होगा ही होगा, डिस्निया होगा, फीवर थोड़ा स्लाइट होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई को थोड़ा बहुत अलाउ करेगा जाने के लिए, ब्लड सप्लाई को। कफिंग होगी क्योंकि उसको डिस्निया हो रहा है एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। स्मॉल एम्बोलिज्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइपरटेंशन होगा, मतलब बीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, सेम चीज, जब अगर आप पाइप से पानी डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप उसको आगे फिंगर उस पे लगा देते हो तो जो वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेम चीज जब इसमें ब्लड वेसल्स में I'll show you, ब्लड वेसल्स ये हमारी हो गई, इसमें कहीं पर एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, एम्बोलिज्म बन गया तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, ये वाला वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे इस वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड सप्लाई का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। सॉरी मैंने इसमें मेन हेडिंग नहीं डाली है बट मैं बता देती हूँ। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या पूछ सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि मे बी उनको इससे पहले एम्बोलिज्म हुआ होगा जो कि हो सकता है रिपीट हो गया हो। देन ट्रीटमेंट क्या लिया था उन्होंने वो पूछ सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था कि नहीं लिया था। देन कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है उनको, या इससे पहले कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं थी, ठीक। प्रेगनेंसी में पूछ सकते हैं कि एम्बोलिज्म हुआ था या प्रिप्यूरियल पीरियड में भी एम्बोलिज्म हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। या लंग डिजीज तो नहीं है, ये सारी चीजें हम पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंग डिजीज में क्या प्रॉब्लम होगी, वही पस फॉर्मेशन और ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन,
इन फिजिकल एग्जामिनेशन हम 3 चीजें हमेशा करते हैं, पर इससे पहले हमें क्या करना होगा, वाइटल साइंस लेना होगा। वाइटल साइंस में हमें पता है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन की वजह से एम्बोलिज्म हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। पल्स रेट भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। डिक्रीज भी हो सकती है अगर कार्डियक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हुआ है, मैंने आपको पाइप वाला एग्जाम्पल दे दिया है, वाटर सप्लाई वाला। देन रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मोर देन 20 बीट्स पर मिनट हो जाएगी, क्योंकि उसको डिस्निया हो रखा हुआ है। देन इसमें ही हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मीनिंग होता है कि हम विजुलाइज करके देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इंस्पेक्शन में हम देख सकते हैं कि पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्निया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइनोसिस देख सकते हैं कि ब्लड सप्लाई इतनी रिड्यूस हो गई है कि उसको साइनोसिस हो गया है। एंशियस लेवल उसका मेजर कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट देख सकते हैं, ठीक है, रेस्टलेसनेस उसका देख सकते हैं, चेस्ट कितना एक्सपैंड हो रहा है, बहुत फास्ट एक्सपैंड तो नहीं हो रहा है चेस्ट, ये सारी चीजें हम इंस्पेक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है परकशन। सो परकशन में हम हमेशा टैप करके देखते हैं पेशेंट के बैक पे कि उसकी डल साउंड आ रही है या उसकी हॉलो साउंड आ रही है। सेम मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि डल साउंड का मीनिंग होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज है या कफिंग के चांसेस इंक्रीज्ड है। देन एस्कल्टेशन कर सकते हैं, तो एस्कल्टेशन में हमेशा साउंड सुनते हैं एस्कल्टेशन में, तो क्रैकल साउंड, व्हीजिंग साउंड वगैरह ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन अल्ट्रासोनोग्राफी। सो अल्ट्रासोनोग्राफी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 बार नोट कर दिया है एंड एक्सरे भी 2 बार नोट किया है, सो आप इसको इसमें ही इंक्लूड कर लेना। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या क्या हम देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ द क्लॉट हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा के। डीवीटी देख सकते हैं, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन्स में कोई थ्रोम्बस तो नहीं हो गया, ये देख सकते हैं। वो थ्रोम्बस हो सकता है कि ट्रेवल करके हमारे हार्ट के थ्रू लंग्स में चला जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन एक्सरे देख लेंगे, तो एक्सरे में हमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा थ्रोम्बस है हमारे अंदर, ठीक है, एक्सरे में ये हम पता कर सकते हैं। और कहाँ पर है, लोकेशन भी हम पता कर सकते हैं कि आर्टरी में है तो कितना साइज है उसका, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एमआरआई की जगह एमआरए करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। एक्चुअली इसमें देखते क्या है, हम इनसाइड ऑफ द आर्टरीज और वेन्स या कह सकते हैं वैस्कुलर सिस्टम के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि थ्रोम्बस एग्जैक्टली कहाँ पे फंस गया है। सो ये एक बहुत क्लियर व्यू देता है जिससे कि हम कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इकोकार्डियोग्राम। सो इकोकार्डियोग्राम क्या है, इट इज अ आइडेंटिफिकेशन अबाउट द हार्ट चैम्बर फंक्शन, ठीक है। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, तो वो चारों चैम्बर्स अपना अपना परफेक्ट काम करते हैं जिससे कि हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिल सके, ठीक है। तो इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हार्ट के कौन से चैम्बर में डिफेक्ट हो रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ट से तो एम्बोलिज्म निकल गया तो चैम्बर में डिफेक्ट कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको अभी पूरा क्लियर करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्लियर करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के कंप्लीट 4 चैम्बर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास राइट आर्टरियम है, ये वाला, उसके नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उसके साइड वाला लेफ्ट के साइड में लेफ्ट आर्टरियम ऊपर वाला एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला, ठीक है। तो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं आपको सर्कुलेशन बताती हूँ एक बार, उसके बाद आपको सिम्टम्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, आप खुद ही डायग्नोज कर लोगे कि हम ये लाइक कार्डियोग्राम क्यों कर रहे हैं, इकोकार्डियोग्राम क्यों कर रहे हैं। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू से दिखाऊंगी, ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं पिंक से दिखाऊंगी। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसके अंदर, इसको मैं डिवाइड कर दे रही हूँ ऐसे, ठीक है, किसके अंदर आता है, हमारा राइट आर्टरियम के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया,
ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ट्राइकस्पिड वॉल से, यहाँ पे एक वॉल होती है जो कि ओपन हो जाती है जब ब्लड आता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल से वो गया किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। ये हमारा राइट वेंट्रिकल चैम्बर है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, वॉल को क्रॉस करके चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल को क्रॉस करके वो कहां चला गया, वो गया यहां से पल्मोनरी आर्टरी में। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंग्स से अटैच है, इसलिए हमने इसको पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया। अब जब मैंने आपको एक थ्रोम्बस दिखाया था कि जो कि हार्ट से निकल के पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था, तो अगर वो लार्ज थ्रोम्बस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ही फंस जाएगा। अगर स्मॉल है तो वो अंदर चला जाएगा, मीडियम है तो अंदर चला जाएगा, और बहुत स्मॉल है तो वो फिर किसी बहुत स्मॉल एरिया में जाके फंस जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि चैम्बर्स के हम फंक्शन देख रहे हैं। तो जब ब्लड भेजा गया राइट वेंट्रिकल से, भेजा गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, तो अगर वो बड़ा है तो वो निकल ही नहीं पाएगा, फंस जाएगा यहाँ पर, और फंसने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो बैकफ्लो हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, और बैकफ्लो होने की वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में बैकफ्लो हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, तो बैकफ्लो होने की वजह से क्या होगा कि इस राइट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा ब्लड फिल हो जाएगा, और बहुत ज्यादा ब्लड फिल होने की वजह से क्या होगा कि हमारे ये चैम्बर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल का साइज क्या हो गया, डायलेट हो गया। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए मीडियम साइज का है, तो मीडियम साइज का है तो वो कहाँ गया, वो कहीं ब्रांचेस में फंस गया। ठीक है, किसी एक ब्रांचेस में, अब एक थ्रोम्बस है तो किसी एक ब्रांच में फंस गया होगा, बाकी ब्रांच तो हमारे पास ओपन है ना, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट ब्लड नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसकी एक ब्रांच ब्लॉक हो गई। अब आपका एक ब्रांच ब्लॉक होने का मतलब आप समझ रहे हो, आप सोच रहे हो एक छोटी सी ब्रांच के ब्लॉक होने से क्या होता है, नो, ये ब्रांच अगर ब्लॉक हुई तो ये सारा ब्लॉक हो गया है ना, अब यहाँ से कुछ जा ही नहीं पाएगा, ये सारा ब्लॉक हो गया। बाकी से गया तो जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी थी, जो फिल्ट्रेशन का जितनी भी उसकी पावर थी वो स्लो हो गई। स्लो फिल्टर करेगा तो स्लो ब्लड पास होगा, और स्लो ब्लड फिर से जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर स्लो ब्लड जाएगा। जब ये स्लो जाएगा तो हार्ट थक जाएगा वेट करते हुए, तो हार्ट बहुत जल्दी अपने आप को पंप करने लगेगा, जैसे कि बिना पानी की मछली तड़पने लगती, वैसे ही हार्ट क्या करेगा, उसको फूड चाहिए, ब्लड उसके लिए फूड है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो हार्ट में दो चीजें हो सकती हैं, पहली चीज कि हार्ट अगर बड़ा वाला एम्बोलिज्म है तो हार्ट फेल हो जाएगा क्योंकि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा। अगर मीडियम साइज का एम्बोलिज्म है तो हार्ट बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। अगर बहुत स्लो छोटा सा एम्बोलिज्म है, ब्लॉकेज है, तो हार्ट में कम इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए, तो इकोकार्डियोग्राम में कौन कौन से हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो हमें ये फाइंडिंग्स मिलेंगी, मैंने आपको बताया था ना, राइट वेंट्रिकल में डायलेशन हो रहा है क्योंकि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड हो रहा है। तो राइट वेंट्रिकल हमारा कौन सा था, ये वाला हमारा राइट वेंट्रिकल था। ठीक है, जिसमें बैकफ्लो ऑफ द ब्लड हो सकता है, हो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गया हो। अगर बैकफ्लो नहीं होगा तो कम ब्लड वहां पे जा पाएगा, अगर मीडियम साइज का होगा तो राइट वेंट्रिकल का डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं, ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब हम आते हैं वेसल्स पे। तो वेसल्स में क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी डायलेशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो पल्मोनरी आर्टरी भी डायलेट होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो प्रॉपर ब्लड जा रहा है तो यहाँ पर भी डायलेशन हो जाएगा। देन नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएगा और कोलैप्स होने लगेगा, यहाँ पर भी कोलैप्स होने लगेगा और नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब लेफ्ट साइड हार्ट में क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ, ये देखिए, लेफ्ट आर्टरियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट आर्टरियम तो फिर भी एडजस्ट कर लेगा, इसके पास स्लो आएगा, तो लेफ्ट आर्टरियम में थोड़ा नॉर्मल आपको दिखेगा, पर लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा, हाइपर डायनेमिक हो जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कराने लगेंगी, वो तड़पने लगेंगी कि मुझे ब्लड नहीं मिल पा रहा है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस तरह से कार्डियक हमारा बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगेगा। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक।
देन आ जाते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें ब्लड फ्लो देखते हैं, ब्लड फ्लो सही से जा रहा है कि नहीं, कितनी फास्ट जा रहा है, ब्लड फ्लो का प्रेशर हम इसमें विजुलाइज कर सकते हैं। लैब एनालिसिस में हम देखेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है, डी डाइमर एक इन्वेस्टिगेशन होता है, डी डाइमर। तो डी डाइमर से पता चलता है कि क्लॉट का एरिया कौन सा है, ये भी कंफर्म करने के लिए हेल्प करता है कि कौन सा हमारे पास प्रॉपर क्लॉट का एरिया है। देन एबीजी आर्टियल ब्लड गैस, हम सब जानते हैं ऑक्सीजन लेवल, आर्टरीज की ऑक्सीजन लेवल कितना है वो, और CO2 कितना इंक्रीज हो गया है वो पता कर लेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर में बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है, जो कि हमारा नॉर्मल होता है 98 से 100% हम नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, और इससे कम हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे एम्बोलिज्म पे कि कितना बड़ा एम्बोलिज्म है हमारा, लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम साइज का है। सो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंप्लीटेड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करना है, या ब्लड क्लॉट फैक्टर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करके रखना है विद द हेल्प ऑफ द हेपारिन एंड वारफेरिन, ठीक है। तो हेपारिन और वारफेरिन जो होता है वो हम देते हैं, साथ में ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 डेज तक हम दोनों साथ में ही देते हैं, उसके बाद हम हेपारिन को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पर वारफेरिन हम देते रहते हैं 3 से 6 मंथ तक एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम करेंगे, जैसे कि उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, डिस्निया बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, ठीक है। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन उनको हो रहा है, सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था कि ये भी साइज पे डिपेंड करता है, हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, कि कार्डियक फेल हो जाएगा, ये सारी चीजें साइज पे डिपेंड करती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नाइट्रिक ऑक्साइड्स हम दे सकते हैं, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह हम दे सकते हैं, सॉरी प्रोस्टासाइक्लिन्स हम वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर देगा, वैसो डायलेशन कर देगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिससे कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरी कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्बोलेक्टमी। तो एम्बोलेक्टमी में हम क्या कर रहे हैं, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जरी कर रहे हैं और उस कह सकते हैं क्लॉट को बाहर निकाल रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, कोर पल्मोनेल हो सकता है। सो कोर पल्मोनेल क्या है, ये एक कार्डियक डिजीज है जो कि होता है हमारा राइट वेंट्रिकल में होता है। जब हमारा राइट वेंट्रिकल भी डिसफंक्शन करने लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं कोर पल्मोनेल। जो क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि राइट, ये हमारा हार्ट हो गया, सॉरी मैंने हार्ट ऐसे बनाया है, तो राइट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, ये था हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस के प्रेशर की वजह से इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा, डायलेट होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास स्पेस नहीं बचेगा कि ये डायलेट हो पाए, और ये स्ट्रेच हो जाएगा और कार्डियक फेल हो जाएगा, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, उसी को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और CO2 का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का अंदर आना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि लंग्स अफेक्ट हो गए हमारे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा है एंड CO2 भी प्रॉपर अंदर नहीं आ पा रहा है। शॉक और डेथ हो जाएगी जब ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो जाएगी तब। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें रिस्क फैक्टर्स को बहुत ज्यादा एनालाइज करके रखना है, क्योंकि हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देना है। मैंने आपको पहले बताया था, जो जो सिम्टम्स है उसको भी हम मैनेज करते हुए चलेंगे। एडमिशन के बाद हमें बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करके रखना है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या क्या रिस्क हैं ऐसे, जिससे कि हमें उसको प्रिवेंट करके रखना है। पेशेंट को हमेशा लेटे बैठे नहीं रहने देना है, उसको थोड़ा बहुत मोबिलाइज करने के लिए बोलना है। वॉशरूम वगैरह वो जा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो मूव कर सकते हैं, टहल सकते हैं, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। एंटीकोगुलेशन थेरेपी मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमने दी थी, उसको प्रॉपर उसकी डोजिंग को एनालाइज करके रखना है, कब हमें हेपारिन स्टॉप करना है, वारफेरिन हमें कंटिन्यू करके रखना है, कितने टाइम तक, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट
वाइटल साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कार्डियक का फंक्शन पता होना चाहिए, बिकॉज कार्डियक फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। प्लस जो ब्लड प्रेशर है उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना है। ऑक्सीजन सप्लाई हम दे सकते हैं जब उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। एंजाइटी हमें रिड्यूस करके रखनी है, ना कि पेशेंट की, उनकी फैमिली की भी, जिससे कि पेशेंट एंशियस होगा तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगेगी, इसलिए हमें एंजाइटी भी रिड्यूस करके रखना है। कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हुए चलना है। जैसे कॉम्प्लिकेशंस उसके, फॉर एग्जांपल उसके जो डिस्निया की वजह से बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, एंड हो सकता है चेस्ट पेन की वजह से बहुत ज्यादा कफिंग हो जाए, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हमें रिड्यूस करके चलना है। ऑपरेशन के बाद हमें प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, जैसे हमारा कैथेटर केयर हो गया, कैनुला हो गया, हमारा डाइट हो गया, हमारा कह सकते हैं एक्सरसाइज हो गया, हमारी पोजीशनिंग हो गई, हाइजीनिक हो गई, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करके पेशेंट की चलनी है। और अगर वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देनी है कि उन्हें होम केयर कैसे करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट pulmonary embolism। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ कि नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।